हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से पहले अपन ने संविदा के बारे में एक सामान्य परिचर्चा करी थी कि संविदा क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। आज हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। इसकी उद्देशिका जिसमें लिखा है कि ये संविदा से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। अर्थात इसका उद्देश्य संविदा से संबंधित कुछ विधियों को या उसके कुछ भागों को ही परिभाषित करने के लिए किया गया है। अर्थात इसमें सभी विधियां सम्मिलित नहीं हैं। ये अधिनियम अपने आप में सर्वांगीण नहीं है। इसके बारे में पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं। आज अपन इसके सेक्शन 1 के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल इसका बताता है, संक्षिप्त नाम। पहले खंड में बताया गया है इस अधिनियम का नाम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है। दूसरा खंड इसके विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताता है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और यह 1 सितंबर 1872 को प्रवृत्त होगा। लेकिन वर्तमान में आर्टिकल 370 व आर्टिकल 35A को हटा दिया गया है और अब 31 अक्टूबर 2019 से सभी केंद्रीय कानून संविदा विधि भी जम्मू एवं कश्मीर राज्य में समान रूप से लागू हो गई है। इसके तीसरे खंड में सेविंग क्लोज डाला गया है, अर्थात व्यावृत्ति खंड जिसे बोला जाता है। इस खंड में कहा गया है कि इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात एतद् द्वारा अभिव्यक्त रूप से निरसित नहीं किए गए किसी भी स्टैट्यूट, एक्ट और रेगुलेशन अर्थात अधिनियम या विनियम के उपबंधों पर, व्यापार की किसी प्रथा या रूढ़ि पर अर्थात किसी संविदा के किसी प्रसंगति पर जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत ना हो, कोई भी प्रभाव नहीं डालेगी। सेविंग क्लोज का मतलब ये होता है कि हमने कुछ चीज़ों को, कुछ अधिनियमों को इस अधिनियम के प्रभाव से बचा लिया है। अर्थात कुछ स्टैट्यूट्स, एक्ट, कस्टम्स ऐसे हैं जिनके ऊपर इस अधिनियम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अधिनियम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अधिनियम के साथ उन अधिनियमों की सूची को संलग्न किया गया है जिनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु इस अधिनियम के द्वारा इस सूची में 1781 और 1797 के स्टैट्यूट्स को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये दोनों स्टैट्यूट्स हिंदुओं के लिए हिंदू विधि और मुसलमानों के लिए मुस्लिम विधि लागू करने के निर्देश देते हैं। ऐसा ही प्रश्न माधव चंद्र वर्सेस राजकुमार दास के वाद में उत्पन्न हुआ, जिसमें पक्षकार हिंदू थे और उन्होंने यह दलील दी कि हिंदू होने के कारण उनके ऊपर केवल हिंदू विधि ही लागू होगी, संविदा विधि को इनके ऊपर लागू नहीं किया जाना चाहिए। परंतु इस वाद में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अधिनियम के धारा 1 के खंड 2 के प्रभाव से संविदा अधिनियम हिंदुओं पर लागू होता है, अर्थात यह भारत में रहने वाले सभी हिंदुओं पर समान रूप से लागू होगा। इस अधिनियम के पारित होने के बाद में अब चाहे पक्षकार हिंदू हो, मुसलमान हो या अन्य धर्मावलंबी क्यों ना हो, उन सभी पर 1872 का अधिनियम ही लागू होगा।
और जहाँ तक 1781 के स्टैट्यूट्स को निरसित न किए जाने का प्रश्न था, तो उच्च न्यायालय ने इस निर्णय में ये स्पष्ट किया कि उक्त स्टैट्यूट कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के लिए था, जो उस न्यायालय के समाप्त होने के साथ ही समाप्त हो गया था। इस खंड में अपन दूसरी बात पढ़ते हैं कि किसी अधिनियम या विनियम के उपबंध पर भी प्रभाव नहीं डालेगा। तो ऐसे अधिनियम वह हैं जिसे कि संविदा विधि के प्रभाव से अलग रखा गया है, जैसे कि भारतीय कंपनी अधिनियम 1956, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, माल बिक्री अधिनियम 1930, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963, प्रक्रम्य लिखित अधिनियम 1881, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, भारतीय रेल अधिनियम, भारतीय बीमा अधिनियम, ब्याज अधिनियम, वाहक अधिनियम, मध्यस्थता अधिनियम, प्रेसिडेंसी नगर दिवाला अधिनियम आदि। और यह जो सूची दी गई है वह अपने आप में पूर्ण नहीं है, मात्र ये दृष्टांत स्वरूप है। इसमें और भी विधियां अधिनियम सम्मिलित की गई हैं। उपरोक्त अधिनियम पक्षकारों के मध्य सृजित संविदाओं को अपनी विषय वस्तु के संबंध में अपने अपने प्रावधानों से विनियमित करेंगे तथा संविदा अधिनियम के उपबंधों से प्रभावित नहीं होंगे। इसी खंड में हम आगे जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है किसी प्रथा या रूढ़ी अर्थात व्यापारिक प्रथा एवं रूढ़ियों के ऊपर भी इस अधिनियम का कोई प्रभाव नहीं होगा, जहाँ तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है। बम्बई उच्च न्यायालय के प्रारंभिक सिविल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत हिंदुओं में ऋण विषयक दाम दुपट का रूढ़िगत सिद्धांत प्रचलन में है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब ब्याज की राशि मूलधन की राशि से अधिक है तो ऐसी ब्याज की राशि एक समय में ऋणदाता द्वारा वसूल नहीं की जा सकती। दाम दुपट का सिद्धांत पक्षकारों के मध्य ऋणदाता तथा ऋण ग्रहीता के संबंध पर्यंत ही प्रभावी रहता है। जैसे ही पक्षकारों के मध्य उक्त संविदात्मक संबंध डिक्री या निर्णय के द्वारा समाप्त हो जाता है तो यह सिद्धांत भी अप्रभावी हो जाता है। चूँकि यह प्रथा संविदा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत नहीं है, अतः यह ऋण संबंधी प्रथा हिंदू रूढ़िगत विधि के रूप में हिंदू पक्षकारों के मध्य प्रवर्तनीय है। आज भी महाराष्ट्र में तथा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी नगरों में दाम दुपट प्रथा को मान्यता प्राप्त है, परंतु मद्रास में इस प्रथा को मान्यता प्राप्त नहीं है। व्यापारिक रूढ़ियों से क्या तात्पर्य होता है? व्यापारिक रूढ़ियों से तात्पर्य उन विशेष रूढ़ियों से है जिन्हें साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है तथा वे व्यापार के उन सामान्य प्रथाओं से भिन्न है जो विधि का भाग बन चुकी हैं तथा जिन्हें न्यायिक निर्णयों में स्वीकारा जा चुका है। कुछ ऐसी ही व्यापारिक रूढ़ियाँ संविदा अधिनियम के अंतर्गत भी स्वीकार की गई हैं, जैसे संविदा अधिनियम की धारा 190 ये उपबंधित करती है कि एक अभिकर्ता अपने प्राधिकार का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता जब तक कि ऐसा करना व्यापार की सामान्य प्रथा द्वारा अनुज्ञात ना हो। इसी प्रकार संविदा अधिनियम की अन्य धारा 211 ये उपबंधित करती है कि स्वामी के स्पष्ट निर्देशों के अभाव में अभिकर्ता उन सभी व्यापारिक कार्यों को करने में सक्षम होगा जिन्हें उस व्यापार विशेष या स्थान विषय की व्यापारिक प्रथा अनुज्ञात करनी है। व्यापार की प्रथा एवं रूढ़ियाँ जिनका उल्लेख धारा 1 में किया गया है, उनका तात्पर्य विशेष रूढ़ियों से है जो सामान्य रूढ़िगत विधि से भिन्न होती हैं।
सामान्य रूढ़ियाँ तो सामान्य विधि की कोटि में होती हैं, जो संविदा अधिनियम के द्वारा स्थापित सामान्य विधि के प्रावधानों के विपरीत नहीं हो सकती हैं। अर्थात व्यावर्ती खंड के अंतर्गत ऐसे इंस्टीट्यूट्स, अधिनियम, विनियम, प्रथा एवं रूढ़ियाँ जो कि इस अधिनियम के असंगत नहीं हैं, उन्हें संविदा विधि के प्रभाव से बचा लिया गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।